आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है फार्मिंग इन पालमपुर। यानी कि हमारा जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है किस गांव के बारे में, पालमपुर के बारे में। वहाँ पे देखेंगे कि आखिर फार्मिंग कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या है यहाँ पे। फार्मिंग इन पालमपुर के अंदर आपको छोटे छोटे से टॉपिक मिलेंगे। जैसे सबसे पहला नंबर पे टॉपिक है लैंड इज फिक्स्ड, यानी कि पालमपुर में जो लैंड है वो क्या है, फिक्स्ड है। देखते हैं आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ये हमने आपको सबसे पहले वाले क्लास में भी बताया था कि पालमपुर में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, वहाँ का एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग है। यानी कि वहाँ जो हमारा गांव है पालमपुर, उसके अधिकतर लोग, आधा से ज़्यादा लोग जो है ना फार्मिंग में ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। पालमपुर का 75% पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, केवल और केवल फार्मिंग पे। ठीक है, दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। और ये जो हमारे 70 और 5 75% जो लोग हैं, 75% जो लोग हैं, इसमें हमारे फार्मर भी हैं और फार्म में काम करने वाले लेबर भी आते हैं। ठीक है, तो फार्मर और फार्म लेबरर दोनों को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो 75 है परसेंट है बेसिकली ये। यानी कि 75% हमारे लोग पालमपुर के, हाँ, लगभग 300 के आसपास, 300 के आसपास आदमी जो है पालमपुर में खेती से जुड़ा हुआ है। उनका जीवन यापन पूरा का पूरा खेती से चलता है। ठीक है, लगभग 300 के आसपास। आगे बढ़ते हैं फिर। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड, यानी कि पालमपुर में जहाँ पे आप कल्टीवेशन करते हैं, जहाँ पे खेती करते हैं, वो बिल्कुल फिक्स्ड है। यानी कि वो उसको आप घटा नहीं सकते हैं, बढ़ा भी नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल फिक्स है। आगे, सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बिन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। यानी कि 1960 से लेकर आज तक पालमपुर में जरा सा भी खेती के लिए ज़मीन बढ़ाया नहीं गया है। सोचो, इसका मतलब यहाँ पे जो है ना पालमपुर में एक थोड़ा सा, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन तो बहुत है, 450 फैमिलीज का कम होना बहुत बड़ा बात होता है। 450 फैमिली मतलब क्या, 450 आदमी नहीं, उसके भी बच्चे होंगे, उसके भी बच्चे होंगे, नाना होंगे, नानी, दादा दादी, परदादा, छरदादा, सब होंगे। हाँ, लगभग देखा जाए तो 1000 से तो प्लस ही होंगे, है ना। चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो पालमपुर में ज़मीन जो है बिल्कुल ही फिक्स्ड है। ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक हम लोग आज ही शुरू कर लेते हैं इसका। दूसरा टॉपिक है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। यानी कि इस टॉपिक में ये कहा जा रहा है, क्या ऐसा कोई रास्ता है जिसके थ्रू उसी ज़मीन पर ज़्यादा फसल उगाया जा सके। हाँ, तो उसके लिए जवाब है हाँ। हाँ, उपाय है, रास्ता है, लेकिन क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, जिससे आपको यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मिलेगा, है ना, सब चीज़ मिलेगा आपको। तो टॉपिक हमारा ये है। इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो जवर एंड बाजरा। रेनी सीजन का मतलब खरीफ सीजन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा खरीफ और रबी। तो रेनी सीजन के यानी कि बरसात के समय पे, जिसको हम लोग खरीफ सीजन भी कह देते हैं बेसिकली, वहाँ के फार्मर, पालमपुर के फार्मर क्या उगाते हैं, जवर और बाजरा उगाते हैं। कब, बरसात के समय में। ठीक है, आगे दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। और जवर और बाजरा जो वो लोग उगाते हैं, ये जो इसका खेती करते हैं, उसको बेसिकली जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, आगे ड्यूरिंग द विंटर सीजन मतलब कि रबी सीजन फार्मर्स ग्रो वीट। ठंडे के समय में वो लोग वीट उगाते हैं। पालमपुर के किसान ठंडे के समय में वीट उगाते हैं। आगे, फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप एनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। अब ये लोग जो ठंडे में गेहूँ उगाते हैं, गेहूँ का फसल जो ये लोग करते हैं, इस गेहूं का अधिकतर हिस्सा ये लोग अपने लिए रख लेते हैं, फैमिली के कंजम्पशन के लिए। भाई अब फैमिली है तो ज़रूरत तो पड़ेगा अनाज का, आटा का ज़रूरत तो पड़ेगा, और वो आटा कहाँ से आएगा, गेहूं से आएगा। तो ये लोग जो गेहूं का फसल करते हैं, उस गेहूं का अधिकतर हिस्सा ये लोग खुद रख लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। और जो लास्ट में आखिरकार बच गया, सरप्लस का मतलब जो बच गया उसको जाके मार्केट में बेच देते हैं। कहाँ के मार्केट में, रायगंज के मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, और याद कीजिए रायगंज क्या था, हाँ, 3 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा गांव था। ठीक है, तो वहाँ पे एक बड़ा मार्केट लगता होगा, वहाँ पे जाके ये लोग बेच देते हैं। ऑल्सो शुगर कैन इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। और
हर एक साल शुगर कैन का भी वहाँ पे खेती किया जाता है ना, यानी कि साल में एक बार शुगर कैन का भी खेती वहाँ पे हो जाता है। शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। शाहपुर क्या था, टाउन था, है ना, टाउन था जो कि पालमपुर के थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो शाहपुर में जाके ये लोग शुगर कैन को क्या कर देते हैं, या तो पूरा का पूरा गन्ना ही बेच देते हैं, या फिर गन्ने से गुड़ बनाकर, जिसको मिट्ठा भी हम लोग कहते हैं, जगरी मतलब मिट्ठा या फिर आप गुड़ कह सकते हैं। तो ये किसान लोग डायरेक्टली शुगर कैन ही बेच देते हैं, या फिर उसको गुड़ बना के मार्केट में जाके बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और किसको बेचते हैं, ट्रेडर को। जैसे मान लीजिए कि किसानों ने क्या किया, गन्ने का खेती किया, तो इन लोगों के पास दो ऑप्शन है, ये चाहे तो डायरेक्टली गन्ने का पेड़ ही काट के बेच सकता है, या फिर गन्ने से अपने घर में ये लोग गुड़ बना के, चीनी बना के, इस प्रकार के चीज़ों को बना के शाहपुर में जो ट्रेडर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दुकानदार, उनको जाके ये लोग बेच देते थे, तो इनका प्रॉफिट मिल जाता था अपना, यानी कि इनका खर्चा जो है जीवन यापन इसका चल जाता था। ठीक है, आगे। देन पर्सियन व्हील्स वेयर यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द व्हील्स एंड इरिगेट फील्ड्स। देखिए, पहले पालमपुर में ना पर्सियन व्हील का इस्तेमाल किया जाता था। पर्सियन व्हील का मतलब आपने देखा होगा, हाँ, कुएं के ऊपर एक कुएं के ऊपर ना बेसिकली एक ये लगा दिया जाता है, रस्सी टाइप, उसी से पानी को खींचा जाता है, उसी को पर्सियन व्हील कहते हैं शायद, है ना, हाँ शायद वैसा ही कुछ होता है। यानी कि अच्छा सिस्टम तो नहीं है बेसिकली। पर्सियन व्हील के बारे में आप क्या बता रहे थे? पानी एक ऐसे कलेक्टर गोल गोल घूमते रहता है, हाँ, गोल गोल वाला पानी को कलेक्ट करता है, फिर वो भारी होता है तो फिर गिर जाता है। अच्छा, हाँ, वो जो अलग अलग बाल्टी लगा हुआ रहता है, हाँ वही सिस्टम। तो वही सिस्टम जो है हमारा, यानी कि आप कुएं के ऊपर देखे होंगे कि बेसिकली एक बाल्टी जैसा सिस्टम लगा रहता है गोल, उसी को हम लोग पर्सियन व्हील कह सकते हैं। तो उसी तरीके से पहले कुएं से पानी निकाला जाता था। इसको आपने किसी न किसी मूवी में भी जरूर देखा होगा, है ना। तो उसके थ्रू पानी बाहर निकाल के और खेतों में पानी को डाला जाता था। लेकिन बट नाउ पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफिशिएंटली। लेकिन बताइए, पालमपुर में तो बिजली ऑलरेडी है ना, इरिगेशन का फैसिलिटी भी है, तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे हम अपने यहाँ पे बोरिंग डलवा लें अपने खेतों में, ताकि क्या करेंगे, उसे ट्यूबवेल के थ्रू यानी कि पाइप के थ्रू पानी ज़मीन से बाहर निकालेंगे और खेतों में हम लोग आराम से सिंचाई कर लेंगे। जैसे देखिए, पहले ना पर्सियन व्हील से जो पानी निकाल के खेत में डाला जाता था, उसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब चूँकि भाई आपके पास जनरेटर आ गया है, बिजली ऑन करो, पूरे खेत में पानी डाल दो, कितने कम समय में हो जाता है। तो इन लोगों ने ये तरीका अपना लिया अपना। आगे, द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। शुरुआती दौर में कुछ ट्यूबवेल जो है, यानी कि कुछ बोरिंग वाला सिस्टम जो है, वो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल कर दिया, ताकि गांव के लोग उसका इस्तेमाल कर सके, अपने फसल को अच्छे तरीके से उपजा पाए। ठीक है, आगे। सून फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप देयर प्राइवेट ट्यूबवेल्स। और देखते ही देखते कुछ समय के बाद जो है ना, प्राइवेट ट्यूबवेल भी लोग अपने अपने यहाँ पे इंस्टॉल करने लगे। ठीक है, फिट करने लगे। अच्छा, प्राइवेट क्यों करने लगे जब गवर्नमेंट वाला था ही तो? हाँ, खुद। अच्छा देखो भाई, गवर्नमेंट कितना देगा आपको? गवर्नमेंट तो हर एक खेत के लिए नहीं दे सकता, और 450 फैमिली है, मतलब कि बहुत बड़ा ज़मीन है लोगों के पास। हाँ, एक टाइम पे कितना यूज कर पाएंगे आप? तो इसीलिए आदमी जो है ना, अपना खुद का ट्यूबवेल इस्तेमाल करना वहाँ पे शुरू कर दिया। ठीक है, और अभी भी आप गांव में जाते होंगे ना, जब आप गांव में जाएंगे तो आदमी अपना खुद का खेत में ट्यूबवेल लगा देता है, ताकि उनको किसी के आगे बोलना ना पड़े कि हाँ मेरे यहाँ पे पटवन कर दो कर दो कर दो, नहीं बोलना पड़े, है ना। इसीलिए आदमी अपना ये ट्यूबवेल लगा लेता है, सोचता है कौन उतना झंझट पालने जाएगा, इसलिए अपना खेत में ट्यूबवेल लगा लो, है ना। आगे, अब जब आप एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो आपको इसमें एक टर्म मिलेगा जिसका नाम है मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है, देखिए, ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब कि मल्टीपल क्रॉप, देखो नाम से मालूम चल रहा है ना, मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा। तो जब एक ही ज़मीन पर आप एक से ज़्यादा प्रकार के अनाज को उपजा देते हैं, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, उस 10 बीघा ज़मीन में आप क्या करेंगे, 2 बीघा गेहूँ लगा दिया, 2 बीघा चावल, 2 बीघा गन्ना यानी कि शुगर कैन, 2 बीघा चना का दाल, 2 बीघा मूंग का दाल, है ना, 2 बीघा मसूर का दाल। इस प्रकार के चीज़ों को यदि आप कर देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक ही ज़मीन पर आप अलग अलग प्रकार के खेती को कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। आगे, इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। अच्छा, ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग है, ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली आपके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए
कि आपके पास 10 बीघा ज़मीन था, आपको मन कर रहा है कि हम 5 चीज़ों का खेती करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात आप कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि आपके पास ज़मीन भी है, ज़मीन के साथ साथ आपके पास सिस्टम भी है ना। आपको हर चीज़ यह है, आपके पास पानी का सिस्टम है, बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ों का आपके यहाँ पे सिस्टम है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड आपको मिलेगा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है, इसके बारे में देखिए। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग इनपुट्स लाइक HYB वैरायटीज, सॉरी हाई यील्डिंग वैरायटीज, यानी कि HYB सीड्स हम लोग कह देते हैं उसको, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्यूबवेल इरिगेशन सिस्टम, ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसर्स इज नॉन एज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। यानी कि खेती करने के लिए यदि आप मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बेसिकली क्या आएंगे, हमारे HYB सीड आ जाएंगे, है ना, फर्टिलाइजर आ जाएंगे, फिर से पेस्टिसाइड्स, ट्यूबवेल के थ्रू पानी का पटवन करना, उसके बाद फिर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, ये सब चीज़ों का यदि हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये सब क्या है, मॉडर्न चीज़ें हैं। तो इस सब का इस्तेमाल करने के वजह से ही हम लोग इसको कह देते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड। कोई दिक्कत नहीं इसमें। बेसिकली मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आगे। इन 1960s the green revolution introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties, यानी कि HYB सीड्स। अब देखिए 1960 जहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में ना एस लगा हुआ है, इसका मतलब 1960 से लेकर 1970 के बीच में, 1960 से लेकर 70 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति, इसमें क्या हुआ ना, इसमें बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग वैरायटी के सीड्स लॉन्च किए गए, वीट के, उसके बाद फिर राइस के, पल्सेस के, मेज के, अलग अलग प्रकार के वीट को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली उसके क्रॉप को, उसके बीज को इंट्रोड्यूस किया गया। इसको आप ऐसे समझिए, 1960s में इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उस प्रोग्राम का नाम उन्होंने रख दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रकार के सीड्स का उन्होंने इन्वेंशन किया। जैसे अब जो है ना, पहले जो लोग करते थे खेती, उसमें वो थोड़ा सा उन्होंने बदलाव कर दिया। बदलाव क्या किया कि भाई आप जो पहले बीज इस्तेमाल करते थे उस बीज का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, बल्कि उससे और बढ़िया बीज का आप इस्तेमाल करेंगे। और इसी बीज का नाम क्या रख दिया इन्होंने, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि HYB सीड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ देखो, कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल सीड्स द HYB सीड्स प्रोमिस्ड टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। ये जो HYB सीड्स थे, ये ट्रेडिशनल सीड्स से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ट्रेडिशनल सीड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पहले बीज का वो लोग इस्तेमाल करते थे पहले 1960 के पहले। लेकिन HYB सीड्स जब आया ना, यानी कि गवर्नमेंट ने जब HYB सीड्स लॉन्च किया, तो ये HYB सीड करता क्या था, एक सिंगल प्लांट में ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता था। जैसे इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं हम। आज के समय में आप देखते होंगे कि एक भुट्टा का पेड़ होता है, यानी कि मक्का का पेड़, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेज कहते हैं, उसको उसमें आप देखते होंगे कि 3-4 भुट्टा हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ HYB सीड्स। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एक ही ज़मीन पे आप 3-4 भुट्टे का, यानी कि एक ही पेड़ में 3-4 भुट्टा आप उपजा पा रहे हैं। ये हो रहा है हमारा HYB सीड्स के वजह से। तो HYB सीड्स आने की वजह से जो है ना, कम ज़मीन में ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाने लगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल आगे बढ़ते हैं फिर। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स। और ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से क्या हो गया, उसी ज़मीन पर कम समय में ज़्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होने लगा, यानी कि ज़्यादा अनाज का प्रोडक्शन होने लगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे उसके बाद HYB सीड्स नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स। लेकिन HYB सीड्स को ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। इसको यदि आप पानी वो पर्सियन व्हील से देना चाहेंगे ना, आप पानी दे तो देंगे लेकिन अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो यानी कि HYB सीड्स को पानी चाहिए बहुत ज़्यादा, पहला बात। और दूसरा बात, इसको केमिकल फर्टिलाइज़र भी चाहिए, यानी कि इसको केमिकल भी चाहिए, पेस्टिसाइड भी चाहिए, तभी जाकर ये एक अच्छा रिजल्ट आपको दे पाएगा, अच्छा प्रोडक्शन आपको दे पाएगा। यदि आप चाहेंगे कि हम अपने खेत में HYB सीड्स लगा दें, उसमें पेस्टिसाइड भी ना दें, केमिकल भी ना दें, अच्छा पानी भी ना दें, तो वो फसल आपका बेकार हो जाएगा। तो यदि आप HYB सीड इस्तेमाल कर रहे हैं
तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको केमिकल भी देना है ना, पेस्टिसाइड भी देना है, पानी तो हमेशा देता रहे, पानी यानी कि उसको पानी का कमी होने ही नहीं देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। आगे, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में 3 स्टेट हैं। सबसे पहला पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का वेस्ट वाला हिस्सा जो कि दिल्ली तरफ पड़ता है ना, नोएडा की तरफ। वे कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड का सबसे पहले इस्तेमाल किया। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड का सबसे पहले इस्तेमाल किया, इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि ट्रैक्टर का, थ्रेसर का, है ना, HYB सीड्स का, फर्टिलाइजर का, केमिकल का, पेस्टिसाइड्स का, इन सब का इस्तेमाल इन 3 स्टेट ने सबसे पहले किया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गया। आगे 3 पॉइंट और लिखा हुआ है, इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वराइटीज वाज 1300 kg पर हेक्टेयर। देखिए, पालमपुर में जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ के थ्रू, यानी कि ट्रेडिशनल सीड के थ्रू जो प्रोडक्शन किया जाता था, पुराने बीज के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता था, उस समय पे पालमपुर में 1 हेक्टेयर में मात्र 1300 kg ही अनाज ये लोग उपजा पाते थे, ठीक है। लेकिन बट विद द यूज ऑफ HYB सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। लेकिन अब ये लोग क्या सीख रहे हैं, धीरे धीरे HYB सीड्स का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग अब क्या कर पा रहे हैं, 1 हेक्टेयर में 3200 kg का प्रोडक्शन कर पा रहा है। यानी कि डायरेक्टली देखा जाए तो 3 गुना ज़्यादा, डायरेक्टली 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे अब ये प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा बात था, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, नाउ फार्मर्स हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वेट टू सेल इन द मार्केट्स। अब जरा बताइए, 1 हेक्टेयर में 3200 kg ये लोग अनाज का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि किसान अपने खाने के लिए तो जो घर में रखेगा वो अपना रख लेगा, और इसके साथ ही उसके पास बच जाएगा बहुत ज़्यादा। जो बच गया उसको जाके मार्केट में बेचेगा, प्रॉफिट कमा लेगा, अपना पैसा हो जाएगा, है ना। यानी कि काम का काम भी निकल गया और पैसा का पैसा भी आ गया। और ये सब क्यों हो पाया, बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत ही HYB सीड्स को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, विल द लैंड सस्टेन, ठीक है। कुछ और भी टॉपिक हमारे पास हैं, उसको हम लोग शुरू करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।